गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक रहेगा माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, जो भूगोल में बहुत ही प्रसिद्ध है। माल्थस के साथ साथ रिकार्डो और मार्क्स का भी सिद्धांत हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। पहले हम आज पढ़ेंगे माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। देखिए, जो माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है, जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि के बीच संबंध की व्याख्या करता है कि वह जनसंख्या वृद्धि किस हिसाब से हो रही है, खाद्यान्नों के प्रति में जो वृद्धि है वो किस हिसाब से हो रही है। इस प्रकार का जो इनका कोरिलेशन है, सहसंबंध है, इनके बीच की क्या है व्याख्या माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत करता है। इस सिद्धांत का कथन है कि जीवन निर्वाह साधनों की अपेक्षा जनसंख्या में अधिक तेज़ी से वृद्धि होती है। माल्थस कहता है कि जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो जीवन निर्वाह के जो साधन हैं उनकी अपेक्षा क्या है, बहुत तेज गति से बढ़ती है। यदि इस जनसंख्या पर रोक न लगाई गई तो परिणाम भविष्य में क्या है, विपत्ति के रूप में नजर आएंगे, ऐसा माल्थस बोलता है। कैसे आएंगे? देखिए, अपने समय में व्याप्त आशावादी विचारों के विपरीत माल्थस ने एक कष्टपूर्ण समाज की कल्पना की थी। यानी एक तरह से हटके विचार था उस समय जब माल्थस ने इस प्रकार की जब थ्योरी दी दुनिया के अंदर। उसने कहा था कि समाज जनसंख्या वृद्धि के ऐसे मकर जाल में फंसता जा रहा है जहाँ से उसका निकलना नामुमकिन नज़र आ रहा है। कहने का मतलब है कि अगर जनसंख्या वृद्धि इसी प्रकार से होती रही तो एक समय ऐसा आएगा कि जिस समय क्या है कि दुनिया के अंदर जनसंख्या और जो संसाधनों के बीच जो संबंध है वो क्या है, एक तरह से नकारात्मक हो जाएंगे और बहुत बड़ी क्या है समस्या दुनिया के सामने आ जाएगी। इस प्रकार से क्या है माल्थस के विचार हम इस थ्योरी में देखते हैं, पढ़ते हैं। मनुष्य की प्रजनन प्रवृत्ति उसे ऐसे भौर में ले जा रही है जहाँ उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। माल्थस के सिद्धांत की कुछ अजम्पशन हैं, मान्यताएं हैं। जैसे माल्थस लिखता है कि मेल और फीमेल के बीच में क्या है, जो काम भावना है क्या प्राकृतिक है, नैसर्गिक है। इस प्रकार पुरुष की प्रजनन शक्ति तथा संतान उत्पन्न करने की इच्छा यथासिर स्थिर रहती है और वह शिक्षा तथा सभ्यता की प्रगति से अप्रभावित है। अब देखिए, आपको इस टॉपिक में कुछ ऐसे विचार मिलेंगे माल्थस के कि आपको कंट्रोवर्सी सी नज़र आएगी। आपको आगे आलोचना में जो हम अध्ययन करेंगे माल्थस जी की थ्योरी का, तो उसके अंदर हम क्या इन चीज़ों को पढ़ेंगे। एक बार तो हम जो इनकी अजम्पशन है उनको एज इट इज़ हम देखते हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उसने माल्थस जी ने लिखा है इसके अंदर। यानी उनका कहने का मतलब कि मनुष्य पुरुष और स्त्री के बीच में क्या है, काम भावना प्राकृतिक है। कुछ पुरुष की प्रजनन शक्ति तथा संतान उत्पन्न करने की जो इच्छा है यथास्थिर रहती है और यह शिक्षा तथा सभ्यता की प्रगति से अप्रभावित है। यानी एजुकेशन वगैरह का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ऐसा माल्थस मानता है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन अनिवार्य है तथा कृषि में उत्पत्ति ह्रास का नियम लागू होता है। उत्पत्ति ह्रास का मतलब नियम का कि एक समय ऐसा आ जाता है कि जो ग्रोथ है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या है, वो धीरे धीरे क्या है कम होनी स्टार्ट हो जाएगी एक निश्चित सीमा के बाद। समृद्धि बढ़ने पर संतानोत्पादन की इच्छा भी बढ़ती है तथा जीवन स्तर में कमी होने पर वह घटती है। अगर समृद्धि बढ़ जाती है तो इंसान की उस पर संतान उत्पन्न की जो इच्छा है उसकी बढ़ जाएगी, और जीवन स्तर अगर उसका कम है तो वो क्या है फिर घटती है। उसके बाद में इनके जो सिद्धांत का जो कथन है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए, माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है उसको दो मुख्य शीर्षक के अंतर्गत रखा गया है। पहला है जैसे जनसंख्या वृद्धि दर और दूसरा है आपका खाद्य पूर्ति वृद्धि दर। अब देखिए, जनसंख्या वृद्धि दर कैसे होती है माल्थस जी बताते हैं। माल्थस के अनुसार जनसंख्या प्रत्येक 25 वर्षों के बाद पहले से दोगुनी हो जाती है। यानी किसी प्रदेश की जनसंख्या आज मान लीजिए 1 लाख है तो 25 साल के बाद उस प्रदेश की जनसंख्या 2 लाख हो जाएगी, ऐसा मानना है। जनसंख्या आपकी जो है किसी भी प्रदेश की ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन यानी ज्यामितीय श्रेणी में क्या है बढ़ती है। यदि आरंभ में जनसंख्या 1 हो तो 25 वर्षों की क्रमिक अवधियों में, यानी आगे की 25 ऐसे जो क्रमिक अवधियां जो आएंगी
सक्सेसिव जो पीरियड्स होगा उसमें देखिए एक है तो फिर क्या है 25 वर्षों बाद 2 हो जाएगी, फिर अगले 25 वर्षों बाद 4 हो जाएगी, फिर अगले 25 वर्षों बाद 8 किसी भी प्रदेश की हो सकती है ये, 16 हो जाएगी, फिर 32, 64, 128 यानी 200 वर्षों के बाद में क्या है ये 256 हो जाएगी। यानी किसी प्रदेश के अंदर जनसंख्या अगर मान लीजिए हम एक माने आज, तो माल्थस के अनुसार 200 वर्षों में वहाँ पर जनसंख्या क्या है 256 हो जाएगी। यानी प्रत्येक 25 वर्षों की जो क्रमिक अवधि जो ली गई है उसमें क्या है डबल हो जाती है ये। आगे देखिए खाद्य पूर्ति वृद्धि दर। माल्थस के अनुसार खाद्य पूर्ति जनसंख्या की अपेक्षा निम्न दर से बढ़ती है। जीवन निर्वाह के साधन है जो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में यानी अंक गणितीय श्रेणी में बढ़ते हैं। उसके अनुसार क्या है धीरे धीरे बढ़ते हैं। माल्थस की यह अवधारणा है कृषि में उत्पत्ति ह्रास के नियम की क्रियाशीलता पर आधारित है कि कृषि में क्या है एक सीमा के बाद क्या है ह्रास होना प्रोडक्शन में शुरू हो जाता है। यानी जैसे हमने जनसंख्या को देखा कि प्रत्येक 25 वर्षों के बाद वो क्या है किसी भी प्रदेश में डबल हो रही है, जैसे 1 के बाद 2, फिर 4, फिर 8, 16, 32, 64, 128, 256, 200 वर्षों के बाद क्या है 256 हो जाती है। तो इसी प्रकार जो खाद्य पूर्ति जो वृद्धि दर है वो क्या है प्रत्येक 25 वर्षों की क्रमिक अवधि में, उसका भी डाटा यहाँ लिया गया है माल्थस के अनुसार। यानी 25 वर्षों की क्रमिक अवधियों में खाद्य पूर्ति जो है 1 के बाद 2 हो जाएगी 25 वर्षों में, उसके बाद में अगले 25 वर्षों में 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, फिर 5, इस तरह क्या है 6, 7, 8 यानी 200 वर्षों के बाद क्या है वो 9 होगी। यानी कहने का माल्थस का मतलब है कि प्रत्येक 25 वर्षों के बाद में किसी भी प्रदेश के अंदर जनसंख्या तो डबल हो रही है, परंतु वहाँ की जो खाद्य पूर्ति वृद्धि दर है वो संसाधन है जो वो क्या है उस गति से नहीं बढ़ रहे जिस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। यानी जो खाद्य पूर्ति वृद्धि दर है वो क्या है उनकी तुलना में काफ़ी कम है। यानी 200 वर्षों के बाद में जो आपकी जनसंख्या वृद्धि दर है वो तो क्या है 256 हो गई, जनसंख्या 256 हो गई किसी स्थान पर, और जो खाद्य पूर्ति वृद्धि दर है वो क्या है 9 पर पहुंची है। तो कहने का मतलब है कि जैसे इसने एक डायग्राम के माध्यम से इसमें बुक में आपकी दिखाया गया है कि इसके अंदर देखिए आपका एक्स एक्सिस पर क्या है खाद्य पूर्ति है 1, 2, 3, 4, 5, और वाई एक्सिस पर क्या है आपकी पॉपुलेशन ली गई है। और इसमें जो एक लाइन जो दिखाई गई है एम, ये क्या है आपका जनसंख्या कर्व है जो दिखाती है कि जनसंख्या किस हिसाब से तीव्र गति से खाद्य पूर्ति संसाधनों की तुलना में तेज़ी से बढ़ती है। अब देखिए आपका इसके अंदर यानी इस आधार पर माल्थस ने निष्कर्ष निकाला कि 2 शताब्दियों में जनसंख्या और जीवन निर्वाह। अब देखिए डायग्राम इसमें बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको कि एक्स एक्सिस पर क्या है खाद्य पूर्ति वृद्धि दर है और आपकी वाई एक्सिस पर क्या है जनसंख्या है। उसके बाद में जो एक लाइनिंग जो कर्व आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, अगर हम इसके एम से लंब गिराते हैं तो ये आपके 3 के आसपास आता है। कहने का मतलब है कि 25 वर्षों की क्रमिक अवधियों के अंदर ये कर्व क्या है इतनी तेज़ गति से जनसंख्या की तरफ ऊपर उठ रहा है, जबकि जो खाद्य पूर्ति वृद्धि दर है वो क्या है एक तरह से उसकी जो स्पीड है वो क्या है जनसंख्या वृद्धि की तुलना में काफ़ी कम है। तो यानी कहने का मतलब है कि जनसंख्या वृद्धि दर और खाद्य पूर्ति वृद्धि दर के बीच में क्या है खाई सी बन जाएगी धीरे धीरे। अब देखिए यानी यहाँ से देखिए आप इस आधार पर माल्थस ने निष्कर्ष निकाला कि 2 शताब्दियों में जनसंख्या और जीवन निर्वाह, 2 शताब्दी क्यों लिखी गई है यहाँ पर, क्योंकि माल्थस जी ने जो अनुमान लगाया है 200 वर्षों लिए हैं दोनों चीज़ों के लिए, खाद्य पूर्ति वृद्धि दर के लिए भी और जनसंख्या वृद्धि दर के लिए भी। अब देखिए कि 2 शताब्दियों में जनसंख्या और जीवन निर्वाह के साधनों में जो अंतर है 256 तथा 9, और 3 शताब्दियों में अगर ऐसे ही चलता रहा तो 4096 तथा जो खाद्य पूर्ति वृद्धि दर है वो क्या है 13, और उसके बाद 2000 वर्षों में ये जो आपस का जो अंतराल है वो क्या है निश्चित हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद में जनाधिक्य और निर्धनता, जैसे जनाधिक्य का जो टॉपिक हमने पहले किया है। अब देखिए जनाधिक्य और निर्धनता के बारे में माल्थस जी क्या आगे बता रहे हैं कि माल्थस के अनुसार जनसंख्या और जीवन निर्वाह के साधनों के बीच खाई चौड़ी होती जाती है। खाई तो चौड़ी होगी अपने आप धीरे धीरे, अगर जनसंख्या तेज़ गति से बढ़ रही है और जीवन निर्वाह के साधन क्या हैं भाई इतनी तेज़ गति से नहीं बढ़ रहे, हम देखते हैं जैसे, क्योंकि जीवन निर्वाह के साधनों पर मनुष्य के दबाव की प्रवृत्ति होती है। ये बात सही है। इसके फलस्वरूप समाज अमीर और गरीब 2 वर्गों में बढ़ जाता है।
पूंजीवादी व्यवस्था का आविर्भाव होता है, जन्म होता है, उद्भव होता है। समर्थ लोग जो है उत्पादन प्रणाली के स्वामी होते हैं, जो लाभ कमाते हैं और धन एकत्रित करते हैं। अधिक पूंजी अर्जित करके वे उपभोग में वृद्धि करते हैं, मगर जीवन स्तर के नीचा गिर जाने के भय से वे अपनी जनसंख्या में वृद्धि नहीं करते। अब देखिए, बहुत सारे विचारों में माल्थस के भी कंट्रोवर्सी रहा है। आगे सारी उसके जो हम आलोचना के पॉइंट लिखेंगे उसके अंदर है, जो पढ़ेंगे हम उसमें अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आगे देखिए आप इसमें, यानी कहने का मतलब कि अधिक पूंजी अर्जित करके वो मनुष्य क्या करता है, वो अपने उपभोग में, जो एक तरह से धनी व्यक्ति है, उपभोग में वृद्धि करते हैं, मगर जीवन स्तर के नीचा गिर जाने के भय से वे अपनी जनसंख्या में वृद्धि नहीं करते। माल्थस ने पूंजीवादी व्यवस्था का इस आधार पर समर्थन किया, उसने पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन भी किया है माल्थस जी ने, कि यदि पूंजी निर्धनों में यदि पूंजी निर्धनों में वितरित कर भी दी जाएगी तो वह निवेश के लिए उपलब्ध नहीं होगी। यानी पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन माल्थस ने किया है। इस प्रकार अमीर और अमीर तथा गरीब जो मुख्यतः मजदूर हैं, गरीब होते चले जाएंगे। संसाधनों और जनसंख्या के बीच में जो अंतराल है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा एक समय के बाद कि विपत्ति और जो निर्धनता है वो अवश्यंभावी हो जाएंगे। यानी निश्चित रूप से जो विपत्ता या जो निर्धनता, जो इस प्रकार की जो समस्याएँ हैं किसी भी समाज में क्या है वो घटित होंगी। माल्थस मानता था कि प्रकृति की जो मेज़ है कुछ गिने चुने अतिथियों के लिए बिछाई गई है, जो बिना बुलाए आते हैं उन्हें भूखा रहना पड़ेगा। देखिए, ऐसा भी मानना है माल्थस ने कि जो प्रकृति की जो मेज़ है, कि जो हमारी जो नेचर है यहाँ पर क्या है, ये कुछ गिने चुने लोगों के लिए, खास लोगों के लिए ही बनाई है, सबके लिए नहीं बनाई। और जो बिना बुलाए आते हैं उन्हें भूखा रहना पड़ेगा। अब ये देखिए, आगे आलोचना का पॉइंट है ये, आगे जो आलोचना होगी इसमें बड़ा, इसके ऊपर काफ़ी आलोचना की गई इनकी। अब लेकिन इनके हिसाब से जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, आगे देखिए इनके विचार जो हैं, इनके उपाय हैं। फिर माल्थस जी ने जो जनसंख्या नियंत्रण के जो उपाय बताए हैं, माल्थस के अनुसार ऐसी दशा में जनसंख्या का नियंत्रण 2 तरीक़ों से हो सकता है। अगर इस प्रकार की जो स्थिति पैदा हो रही है दुनिया के अंदर कि जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, 25 वर्षों की क्रमिक अवधियों में 1 से 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, इसी तरह जो खाद्य पूर्ति वृद्धि दर है क्या है, वो इस प्रकार से नहीं बढ़ रही। वो क्या बढ़ रही है भाई, 25 वर्षों की उन्हीं अवधियों में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच में, यानी खाद्य पूर्ति और जनसंख्या वृद्धि के बीच में खाई चौड़ी होती जा रही है, ऐसा माल्थस मानता है। और उसका भी ये उपाय भी बताता है कि वो कैसे कंट्रोल में, इस प्रकार की अगर सिचुएशन हो रही है दुनिया में तो वह कैसे कंट्रोल होगी। तो उसने सबसे पहले बताया प्राकृतिक अवरोध। जनाधिक्य की स्थिति को संतुलन में लाने के लिए प्रकृति स्वयं क्रियाशील हो जाती है। यानी भाई ऐसा मानता है माल्थस कि खुद एक्टिव हो जाती है नेचर, और वह भूखमरी, अकाल, युद्ध, बीमारी, बाढ़, भूकंप, अनावृष्टि, लूटपाट तथा अन्य घोर विपत्तियों के माध्यम से जनसंख्या को घटाती है। माल्थस के अनुसार प्रकृति खाद्य सामग्री के अनुरूप ही जनसंख्या का समायोजन करती है, एडजस्टमेंट करती है। इसी को प्राकृतिक अवरोध कहते हैं कि वह नेचर खुद ही एक्टिव हो जाएगी और प्राकृतिक जो परिस्थितियाँ क्या इस प्रकार की पैदा हो जाएंगी सोसाइटी के अंदर कि जनसंख्या अपने आप ही कम हो जाएगी। यानी प्राकृतिक अवरोध इसमें क्या है, काम करेंगे, जो जनसंख्या वृद्धि को निश्चित तौर से घटाएंगे, ऐसा माल्थस मानता है। इसी प्रकार से प्रतिबंधात्मक अवरोध, देखिए प्राकृतिक, नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक नियंत्रण बहुत भयंकर और कष्टकारी होते हैं। अतः माल्थस ने सुझाव दिया कि मनुष्य को विवेक से काम करते हुए प्रतिबंधात्मक अथवा कृत्रिम अवरोध अपनाने चाहिए। प्रकृति को मौका ही नहीं दिया जाना चाहिए कि वह अपना तांडव रूप दिखाकर जनसंख्या को कम कर दे। यानी प्राकृतिक अवरोध से पहले ही मनुष्य को खुद समझ कर क्या है भाई, एक प्रतिबंधात्मक अवरोध है, खुद के जो विवेक से जो बनाता है वो क्या उसने अपनाने चाहिए, जो जनसंख्या वृद्धि के लिए क्या है, जनसंख्या वृद्धि में कारगर साबित होते हैं। आर्टिफिशियल अवरोध मनुष्यकृत होते हैं, जिसके अंतर्गत देरी से विवाह करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, आत्मसंयम, सतीत्व तथा विवेकशीलता आदि शामिल होते हैं। इनका उद्देश्य निश्चित रूप से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना है। यानी माल्थस ने आत्मसंयम और नैतिकता पर तो जोर दिया, जैसे हम इनके जो थ्योरी पढ़ रहे हैं, मगर संतान निग्रह के आधुनिक कृत्रिम साधनों व गर्भपात के बारे में उसने कुछ नहीं कहा। यानी इन चीज़ों के बारे में नहीं बताया कि भाई ये जनसंख्या वृद्धि क्या इनसे भी कम हो सकती है, जो आर्टिफिशियल जो साधन हैं वो क्या है जनसंख्या वृद्धि को कम कर सकते हैं, ऐसा माल्थस ने नहीं बताया अपनी थ्योरी के अंदर। अब देखिए इनकी सिद्धांत की समीक्षा करते हैं अगर हम, अलग अलग बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं ने इसके ऊपर
अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। माल्थस का सिद्धांत तत्कालीन परिस्थितियों में व्याप्त सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताओं के प्रतिकूल था, क्योंकि माल्थस ने जो इस समय थ्योरी दी थी वो वहाँ तत्कालीन जो वहाँ की सामाजिक और धार्मिक मान्यताएं थी इंग्लैंड के अंदर, उनके क्या है ये प्रतिकूल था, उनके विपरीत था कि इस प्रकार की कल्पना नहीं कर सकते हम। और इसने माल्थस ने पहली कल्पना कर दी इन चीज़ों की। इसलिए उस समय के अनेक विद्वानों में माल्थस के विचारों में तिलपलाहट पैदा कर दी। निकल्सन ने लिखा कि जिस प्रकार डार्विन ने मानव जाति के उद्गम संबंधी प्राचीन धार्मिक विश्वासों को तोड़ा था, उसी प्रकार माल्थस ने मानव जाति के भविष्य के स्वरूप संबंधी विश्वासों को बदल दिया है, ऐसा निकल्सन मानते हैं। और इसके विरोध में क्या बोलते हैं? माल्थस के निबंध को पढ़ते ही गॉडविन ने प्रतिक्रिया की थी कि यह काला भयानक राक्षस, देखिए माल्थस के लिए बोला गया कि यह काला भयानक राक्षस मानव जाति की आशाओं का गला घोटने के लिए हमेशा तैयार है। अलेक्जेंडर ग्रे ने तो यहाँ तक कहा कि अभी तक किसी सम्मानित व्यक्ति की इतनी बदनामी और आलोचना दुनिया में नहीं हुई थी जितनी माल्थस की हुई है। इस प्रथम श्रेणी के लेखक का सबसे ज़्यादा क्या है, खंडन हुआ है।